आंध्रा और तेलंगाना, बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने सारे दांत और निगाहें गड़ा रखी हैं, क्योंकि बिहार के बाद और बिहार से पहले भी यूपी में भी उनकी लोकसभा में कोई अच्छी पोजीशन नहीं होने वाली, और नॉर्थ में उनकी पोजीशन बिहार के बाद तो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। तो वो डेस्परेट हैं ये आंध्रा और तेलंगाना में घुसपैठ करके कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बनाने का कि वहाँ पे कुछ वो राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें, पॉलिटिकल या सियासी फ़ायदा उठा सकें। उनकी डेस्परेशन है इस बात की, और वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो जो भी कदम उठाना चाहिए वो बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। इतनी बड़ी साजिश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चल रही है इसमें जो, और इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा तेलंगाना के लोगों को भी कि बहुत ही होशियारी के साथ जो कानूनी कार्रवाई है वही सबसे इफेक्टिव कार्रवाई होती है। इश्तियाल और जज्बात में आके कोई कार्रवाई ना की जाए, कानूनी कार्रवाई ईमानदारी से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा। आजकल के जो कई सारे अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे, ख़ासतौर पर हैदराबाद में एहतजाज, टी राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी और मुसलमानों पर लाठीचार्ज का होना, घरों में घुस करके पुलिस का मुस्लिम नौजवानों को मारना, या इसी तरीके से बिल्किस बानो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ एक तरह से तबसरा किया है उसका क्या हश्र हो सकता है, क्या दोबारा उन तमाम 11 मुजरिमों की गिरफ्तारी हो सकती है। पराचा साहब, मिलर टाइम्स में खुशामदी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोबारा सुनवाई हुई बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों के ताल्लुक से, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया गुजरात सरकार को। आपको क्या लगता है दोबारा उन 11 मुजरिमों की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से सही नीयत से काम किया जाए इन हालात में, जो कि मुश्किल हैं, इन हालात में जब हमारी सभी जितनी भी इदारे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और ये सब लोग बड़े बड़े इदारों के हेड भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं, जजेस भी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इन हालात में भी भारत के संविधान से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और कानून में अब भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है, ज़्यादा ठीक से मुकदमे लड़ने की ज़रूरत है, ईमानदारी से मुकदमे लड़ने की ज़रूरत है। अब भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है और जो वकील इसमें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, और इस केस में भी मुझे सबसे बड़ा खदशा इसमें यही है कि ये जो स्ट्रैटेजी जो एक कोई भी वकील बता सकता है उस हिसाब से ये केस नहीं किया जा रहा है, और जिस हिसाब से किया जा रहा है तो उससे मुझे खदशा ही है कि इसमें कोई अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अब अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि मेरली रेप यानी महज रेप की वजह से ही इन लोगों को रेमिशन पॉलिसी के तहत माफ़ी नहीं दी जा सकती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, नौयत इस केस की ऐसी है, ये सिर्फ एक रेप ही नहीं है। रेप तो हर एक बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ होती है, लेकिन जिन हालात में और जिसके साथ रेप हुए और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, जिस तरीके से बेरहमी से इतने लोगों को मारा गया, वो भी एक छोड़ दी जाए बात। जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स ने ठीक से नहीं की, कि सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफेयर करके इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करनी पड़ी, और उसके बाद केस भी पूरा बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ा। मगर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता अहमद पटेल ने 10 साल तक उनकी मदद की, तो उसके बाद अगर ये सज़ा जिसमें फांसी होनी चाहिए थी उसमें उम्र कैद हुई है, तो ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मुकदमा ठीक से नहीं लड़ा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वही अब हो रहा है, जिस तरीके से एक बड़े वकील ने जाके बहस की है वहाँ पे, उसका अंजाम मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो ये आएगा कि जिन लोगों ने ये पिटीशन दायर की है उनका लोकल स्टैंड है क्या है। उस चीज़ को नज़रअंदाज करके ये मुकदमा लड़ा जा रहा है। तो अब अगर कल सही पैरवी भी की जाएगी, बिल्किस बानो खुद करें या कोई उन फैमिली में से करे जो लोग मारे गए, तो भी उसको नुकसान होगा इस केस की वजह से। एक बात मैं आप लोगों को, ये सबको, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं ही इतना ज़हीन वकील भी नहीं हूँ कि ये किसी और को ये समझ में नहीं आएगी। अगर कोई जजमेंट भी गलत लिखता है, कोई भी सरकारी अधिकारी गलत कोई फैसला करता है जो कि जवाज़ के हिसाब से ना हो, जो कि लॉजिक के हिसाब से ना हो, और वो जुडिशियस या एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रल ऑर्डर ना हो, तो वो अपने आप में एक जुर्म है, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी उससे ऊपर नहीं। मैं बाकी सब, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि
अगर उन्हीं की बात कर दी जाए तो बाकी कोई, ये जो 10 लोगों की एक कमेटी बैठी थी, प्रधानमंत्री भी उससे ऊपर नहीं है, तो 10 लोगों की कमेटी जिसमें से 5 ज़ाहिरा तौर पे बीजेपी के लोग थे और बाकी ऑब्वियसली दूसरी तरीके से बीजेपी के लोग होंगे। तो इसकी जो ये कार्रवाई हुई है, अगर ये किसी एक्सट्रेनियस रीजंस के, किसी बाहरी वजह से हुई है, प्योरली मेरिट्स में नहीं हुई, तो वो लोग भी, उनके खिलाफ सबसे पहले इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है इसमें। तो अब सीधे के सीधे पहली कदम अगर 8वीं मंजिल पे रखना चाहोगे या 10वीं मंजिल पे रखना चाहोगे तो उसका अंजाम क्या होगा वो समझने की बात है। ज़मीन पे कोई ग्राउंड वर्क नहीं करता है। हम जैसे छोटे लॉयर्स ही हैं जो ट्रायल कोर्ट से उठ के सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, उन लोगों को ये बातें थोड़ा सा समझ में आती हैं कि ज़मीन से बुनियाद बनाई जाती है किसी भी केस को लड़ने के लिए। तो ये सोचना चाहिए इस चीज़ से कि तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल दिया जाए कोई, और उससे कुछ वक्त की तो वाहवाही लूटी जा सकती है, लेकिन उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसका अंजाम हम बहुत सारे बाबरी मस्जिद में देख चुके हैं, ट्रिपल तलाक में देख चुके हैं, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। महमूद पराचा साहब, इन दोनों एक और मसला है। हैदराबाद से बीजेपी के विधायक थे टी राजा सिंह हैं, बल्कि उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, एक मरतबा गिरफ्तारी हुई, दोबारा मुसलमानों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, घरों में घुस करके उनको मारा गया। बहरहाल उन सब की रिहाई भी हो गई है और इधर टी राजा की भी दोबारा गिरफ्तारी हुई है। तो हैदराबाद या तेलंगाना पुलिस, जिसको कहा जाता है, वहाँ एक सेकुलर सरकार है, MIM का भी समर्थन हासिल है, वहाँ मुस्लिम नौजवानों पर लाठीचार्ज होना, घरों में घुस करके पुलिस का बर्बरियत का मुजाहरा करना, आपने वीडियोज़ भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हैदराबाद एक तरह से राजधानी अभी भी है, तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की भी। अभी आंध्र प्रदेश में दूसरी राजधानी बनने की प्रक्रिया चालू है। तो आंध्रा और तेलंगाना, बीजेपी ने और RSS ने अपने सारे दांत और निगाहें गड़ा रखी हैं, क्योंकि बिहार के बाद और बिहार से पहले भी यूपी में भी उनकी लोकसभा में कोई अच्छी पोजीशन नहीं होने वाली, और नॉर्थ में उनकी पोजीशन बिहार के बाद तो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। तो वो डेस्परेट हैं ये आंध्रा और तेलंगाना में घुसपैठ करके कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बनाने का कि वहाँ पे कुछ वो राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें, पॉलिटिकल या सियासी फ़ायदा उठा सकें। उनकी डेस्परेशन है इस बात की, और वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो जो भी कदम उठाना चाहिए वो बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। इतनी बड़ी साजिश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चल रही है इसमें जो, और इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा तेलंगाना के लोगों को भी कि बहुत ही होशियारी के साथ जो कानूनी कार्रवाई है वही सबसे इफ़ेक्टिव कार्रवाई होती है। इश्तियाल और जज्बात में आके कोई कार्रवाई ना की जाए। कानूनी कार्रवाई ईमानदारी से करेंगे। जैसे मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने यहाँ दिल्ली दंगों में किया। दिल्ली दंगों में हमने पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे वापस डाल रखे। तो ये जो कर रहे थे, मैंने तो अभी वीडियोस देखी हैं, ये डायरेक्ट क्राइम्स हैं, कुछ और नहीं है। इन लोगों को छुड़वाना जो है 1% काम भी नहीं, क्योंकि बेगुनाहों को अंदर करना और बेगुनाहों को छुड़ाना कौन सी तोफगी की बात है। गुनहगार जो इन बेगुनाहों को बंद कर रहे हैं, जिनके साथ घरों में घुस के ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, माँ बेटियों की बेहुरमती कर रहे हैं, उनको कानून के हिसाब से इबरतनाक सज़ा दिलवाना अहम काम है। ये 1% काम है, उनको छुड़वा दिया गया। इस जो हमने दिल्ली दंगों में किया, हमारा मेन टारगेट क्या है? बाकी लोग, हम लोगों ने भी बहुत लोगों की जमानतें कराई, लेकिन मेन टारगेट हमारा ये है कि जो लोग उस दंगों को ऑर्गेनाइज करने के जिम्मेदार थे, RSS के लोग, बीजेपी के लोग, पुलिस के अधिकारी, यहाँ तक के हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, उनके तक भी तार जुड़ रहे हैं वहाँ के। तो हम वो काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अभी रिसेंट जो हुआ है जहांगीरपुरी में हुआ, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जहांगीरपुरी में जितनी भी FIR हुई वो मुसलमानों के खिलाफ ही हुई, हालांकि हमला भी उन्हीं पे हुआ था। तो हम लोगों के जाने के बाद हमने 5 लोगों की वहाँ एंटीसिपेटरी बेल कराई, लेकिन उससे भी पहले हमने पहला जो वहाँ पे पूछा लोगों से कि आपकी कंप्लेंट कहाँ है, तो उन्होंने कहा हम कहाँ से करें, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो जो लोग कंप्लेंट करना चाहते थे उनकी हमने कंप्लेंट कराई, और अब वो पुलिस के अधिकारी और RSS और बजरंग दल के लोग जो हैं उस FIR में बंद होंगे। उसी तरीके से कानपुर के लोग भी हमारे पास आए, तो हमने पहला काम वही किया कि पुलिस के वो अधिकारी जिन्होंने ये सारा, और जो RSS और बीजेपी के जो लोग मेंबर्स थे, उन्होंने जो ये सारा प्लान करके अटैक किया था पीसफुल प्रोटेस्ट पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ कानपुर में भी नहीं हुई थी। तो वो भी हमने
जो लोग शिकायत करना चाहते थे उनसे पुलिस और उनके खिलाफ शिकायत कराई, ताकि एक कानूनी प्रक्रिया तो शुरू हो। उसी तरीके से तेलंगाना में, हैदराबाद में जो ये हुआ है, एक एक पुलिस अधिकारी और उसके पीछे कौन कौन आरएसएस और बीजेपी के डायरेक्ट लोग हैं जो भी उस साजिश में शामिल हों, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यही एक कार्रवाई है जो करी जानी चाहिए। जो इस कार्रवाई को नहीं करेगा वो आरएसएस और बीजेपी के का एजेंट है या तो, और या उनके बहकावे में आ रहा है, या उनकी चाल को समझ नहीं पा रहा। चौथा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब से भी कह रहा हूं कि उन लोगों को एक्सपोज करें जिन लोगों ने ये पुलिस की कार्रवाई कराई है। मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब इस तरह की कार्रवाई चाहते होंगे। तो ये साजिश के खिलाफ, उनके सरकार की के खिलाफ साजिश है। हैदराबाद की पुलिस है, तेलंगाना सरकार के अंडर आती है हैदराबाद की पुलिस, तो क्या हैदराबाद की पुलिस को कोई दूसरा आदेश देगा? सीएम नहीं देंगे तो कौन देगा? ये उनकी दिल्ली से उनको ऑर्डर इशू किया गया क्या? अब ये तो उन्हें पूछना चाहिए ना कि किसके कहने पे वो अफसर लगाए गए थे वहां पे। यही कि तेलंगाना की सरकार ने क्या होगा? नहीं, ऐसा होता है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं ना हर इलाके के, और अगर माफिक लीडर्स हों, इलेक्टेड लीडर्स, तो जो सरकार के चीफ मिनिस्टर होते हैं, मैं भी बहुत सारी सरकारों को अंदर से जानता हूँ, तो लोकल लीडर्स आके अपने ऑफिसर्स को, अपने विश्वास के ऑफिसर्स को रिकमेंड करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी इंसान ने वहाँ के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया होगा, तो सीएम साहब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करें किसकी रिकमेंडेशन पे ये ऑफिसर्स लगे थे जिन्होंने जाके इस तरह की बेइज्जती और बदतमीजी की है। उस आदमी को 100% वो आरएसएस का आदमी है, टच में है, मजबूरी में है या लालच में है, लेकिन वो आरएसएस का आदमी है। उसको आइडेंटिफाई करें, और वो तो सबसे अच्छा तरीका है। पुलिस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब जब इंटेरोगेशन होती है तो एक आम अपराधी की तरह पुलिस वाला भी बताएगा जी मुझे यहाँ से ये साजिश का इशारा हुआ था, वरना घरों के दरवाजे तोड़ के घुसने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना, कोई जवाब नहीं था। ऐसा कौन सा बड़ा तूफान आ गया था? तो ये है साजिश, इसको समझना चाहिए। पराचा साहब, एक आखिरी सवाल। टी राजा ने अभी हुजूर की शान में गुस्ताखी की और उसने जानबूझकर वीडियो बनाई, उसने वायरल करा। उससे पहले नुपुर शर्मा का मामला है। जब भी बीजेपी का कोई लीडर इस तरह की हरकत करता है तो बीजेपी उसको अपनी पार्टी से हटा देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी का पार्टी से हटा देना काफ़ी है, या बीजेपी के जो मेंबर्स हैं लगातार क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्या इसमें पार्टी का कोई एजेंडा है, या उसके जो मेंबर्स वो जानबूझकर पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा करते हैं? देखिए, हर बार तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम बार ऐसा होता है जिसको चीज़ हाथ से निकल जाए जब मजबूरी में। आज मैं ट्विटर हैंडल पे ही देख रहा था, तो शायद जो हरमैन शरीफैन की एक वेबसाइट है, शायद वो जेन्युइन है या नहीं है मुझे पता नहीं है क्योंकि वेरीफाइड नहीं है, उन्होंने भी इस पे तनकीद की हुई है, जैसे नूपुर शर्मा के टाइम हुआ था। तो लेकिन ये साजिश मैंने नूपुर शर्मा के टाइम पे भी बताई थी। आरएसएस के लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आईएसआई पाकिस्तान, चाइना की एजेंसीज और इजराइल की एजेंसीज के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उस साजिश का ये हिस्सा है, तो उस साजिश को समझना चाहिए। ये जानबूझ के बार बार बीजेपी के ऑफिस बेयरर क्यों कर रहे हैं? ताकि वहाँ से रिएक्शन आए मिडिल ईस्ट से, और 57-58 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगी? अब जब रूलिंग पार्टी के लोग ही इस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उन्हें मजबूरी में रिएक्शन देने पड़ेंगे, और रिएक्शन वहाँ की पब्लिक से भी आएंगे। यही आरएसएस वाले चाहते हैं, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कि वहाँ से रिएक्शन आए, पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा हो, और हमारे ताल्लुक जो हैं 57 इस्लामिक देशों से किस तरह ख़राब हों, इसके लिए आरएसएस पूरी तरीके से साजिश में शामिल है। ये है बड़ी साजिश। अब खराब करने के पीछे क्या फ़ायदा उनका? देखिए, फ़ायदा बहुत सिंपल है। चाइना जो है, भारत के साथ ये 57 देशों के चाइना से अच्छे संबंध हैं। ट्रेड में हमें फ़ायदा होता है। अगर हमसे ताल्लुकात ख़राब होंगे तो ट्रेड, जो चीज़ें हम उनको दे रहे हैं या जो ट्रेड का हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, पेट्रोलियम का फ़ायदा उठा रहे हैं या बेटर टर्म्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ जा रहा है। जैसे हमारी चीज़ों का बायकॉट शुरू हुआ, अब जब हमारी चीज़ों का बायकॉट शुरू होगा तो चाइना की चीज़ें जाएंगी ना वहाँ पे। उसी तरीके से जब हमारे लोग वहाँ से निकाले जाएंगे बेइज्जत करके रिएक्शन में, जैसा साउथ अफ्रीका में हुआ, तो किसके लोग वहाँ जाके बसेंगे? पाकिस्तान और चाइना के लोग ही जाएंगे ना। राजा साहब, अब आरएसएस जैसी संस्था पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं देश को नुकसान पहुंचाने का, चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने का। अब कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का दावा है कि हम ही देशभक्त हैं, हम अखंड भारत का निर्माण करने वाले हैं। मैं बिल्कुल सोच समझ के, और मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ,
देख पहले लिया। भी आप बोल चुके हैं इस मैं तरह बहुत मतलब। 2 महीने पहले बोल चुका ना, जब नूपुर शर्मा जी का काम होता, मैंने डिटेल में तब भी बात की थी, अब भी कर रहा हूँ। तो कोई तो रिएक्शन आता नहीं है ना मेरे लिए, वरना क्योंकि यहाँ पता है ना, यहाँ कोई हाथ नीचे करके पिटाई तो होगी नहीं। यहाँ तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आरएसएस के यहाँ से आए, चाहे होम मिनिस्टर साहब के यहाँ से आए, या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हमारे पर डायरेक्ट हमला हो, तो हम तो उसका कानूनी जवाब देते हैं। तो इतना आसान नहीं रहेगा ना हमसे। तो हमारे ऊपर ना उन्होंने कोई केस किया, ना कोई तनकीद की। हम तो आज भी बोल रहे हैं, जब अगर वो हम पे डिफेमेशन भी डालेंगे तो हम इस बात को कोर्ट में साबित कर देंगे। इस बात को वो अच्छे से समझते हैं। तो हमारा तो एक ही इलाज होना है, और वो डायरेक्ट शहादत का होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, उससे छोटा इलाज मेरा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। लोगों को समझना चाहिए कि फ़ायदा किसको हो रहा है इस चीज़ से। मैं तो लॉजिक दे रहा हूँ आप लोगों को, आपके सामने लॉजिक रख रहा हूँ कि आरएसएस को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा होगा। आरएसएस देशभक्त है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की देशभक्त है। उसी को बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 92.5% लोग अम्बेडकरवादी संविधानवादी हैं देश के, 92.5%, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और यहाँ तक कि ख्वातीन भी, हर तरह की। तो वो कभी भी हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो उनको एक ही तरीका है, बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। बाहर से मदद की चाह में वो देश जो हमारा भारत देश है, जो संविधान का देश है, उसको तोड़कर संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बाहर की मदद उन्हें चाहिए ही, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान, चाइना और इजराइल की मदद से ही वो ये काम कर सकते हैं। इसीलिए वो उनके दोस्त हैं और आपस में एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक अखंड भारत की बात है, आरएसएस ये कभी नहीं करेगी। अखंड भारत के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी, इंटरेस्ट, शौक किसी कम्युनिटी को होगा तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को होगा देश की। कि हम ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान भी मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ भारत का टुकड़े होने से, और सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो हम ही मजलूम, हमारे साथ ही जुल्म, और हमें ही बना दिया बेईमान और चोर। इल्ज़ाम भी हम पे लग गया। तोड़ा आरएसएस और जिन्ना ने, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तोड़ा अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके, और इल्ज़ाम हम पे, हमारे साथ ही नुकसान सबसे ज़्यादा और हम पे इल्ज़ाम। तो हमसे ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा अखंड भारत बनाने में। पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनता भी, मुझे जहाँ तक भरोसा है, अब एक पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट हो चुका है। वहाँ के जो ज़मींदार टाइप के लोग हैं, या जो वहाँ की जो ISI हैं, जो वहाँ के एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो वहाँ की आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं मनुवादियों की तरह। और पाकिस्तान में मनुवाद मेरे ख्याल से इंडिया से भी ज़्यादा है। तो वो जो उनका खून चूस रहे हैं, वो मनुवादी हैं। वो भी यहाँ के मनुवादियों से ताल्लुक़ रखते हैं। आम जनता शायद यही चाहती है, मेरा पूरी उम्मीद और भरोसा है, आम पाकिस्तान की जनता भी और बांग्लादेश की जनता भी अखंड भारत बनाना चाहती है। सिर्फ वहाँ के वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा नहीं चाहते, जैसे यहाँ के वेस्टेड इंटरेस्ट आरएसएस वाले ये कभी नहीं चाहेंगे। तो मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा। आजकल जो अहम मुद्दे हैं उन सब पर हमने बातचीत की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? महमूद पराचा साहब की जो बातें हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।